ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं चैप्टर था, क्लास 10th का है ना, ज्योग्राफी है, और अंतिम चैप्टर है ये। ठीक है, जी लास्ट। सर। ठीक है। इसमें जो मतलब किसी देश के विकास की गति है, उसका अगर मापन करना, आकलन, आंकड़ा निकालना है, तो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा का आकलन करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी सुविधा के पर निर्भर करता है, ये हमें याद रखना है इसमें। और इसमें याद ये भी रखना है कि जो परिवहन है, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है। इस परिवहन के साधनों को देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ये हमें याद रखना है। स्थल, जल, वायु। स्थल में सड़क, रेल, पाइपलाइन है। पाइपलाइन याद रखना, ये आया हुआ पेपर में। जल के मामले में आंतरिक होता है, एक समुद्री होता है। आंतरिक जो नदियों में होता है, झीलों में होता है, वो है नहर प्रणालियों में। वायु में घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू में भी 2 विमान सेवाएं काम करती हैं, एक सार्वजनिक और एक निजी विमान सेवाएं काम करती हैं। ठीक है, इतना हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए, परिवहन में स्थल परिवहन की बात करेंगे सबसे पहले। और रेल परिवहन के अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता बढ़ती जा रही है, उसका कारण क्या है? तो उसमें देखा जाए सबसे पहले कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत जो होती है वो बहुत कम होती है, पहली चीज़ ये याद रखनी है। उसके अलावा अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। तीसरा है अधिक ढाल प्रवणता प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। ठीक है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी होती है। जैसे बाइक पे भी सामान लाने के लिए आपको, आप मार्केट जा सकते हैं, सड़क के माध्यम से जा सकते हैं ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत उनकी कम होती है। आपको दरवाजे तक पहुंचना है, सड़क के माध्यम से जाना पड़ेगा, रेलवे लाइन नहीं जाएगी आपके घर तक। सड़क परिवहन देखें तो अन्य परिवहन साधन के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी काम करता है, एक चैन के रूप में, लिंक के रूप में काम करता है। जैसे सड़क है, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री पत्तन, इन सबको जोड़ती है। ठीक है। सड़कों की सड़कों की सक्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण किया जाता है। सड़कों की सक्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है? 6 वर्गों में किया गया। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये क्या है भाई? ये 4 महानगरों को जोड़ती है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ये ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन, ये 6 लेन की राजमार्ग सड़क परियोजना है। ठीक है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे, पहला उत्तर दक्षिण गलियारा है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ रहा है। दूसरा पूर्व से पश्चिम गलियारा जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। एक तो ये चीज है इसमें, 4 बड़े महानगरों को जोड़ने का। दूसरा क्या है, इसमें 2 गलियारों का निर्माण भी शामिल था, है ना, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो ये हमें याद रखना। महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी तथा परिवहन समय को न्यूनतम करना था, मतलब कम करना था समय। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है, मतलब NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। दूसरा आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, ये पता होना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो CPWD के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दूरस्थ भागों को जोड़ना है, प्राथमिक सड़क तंत्र होते हैं। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं।
दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली से अमृतसर के बीच में है। वो कितना नंबर का है? 1 नंबर है, NH1। ठीक है। इसके बाद आता है राज्य राजमार्ग। ये राज्य राजमार्ग क्या है भाई? अब ये भी पता होना चाहिए। तो राज्य राजमार्गों की अगर बात करें तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें हैं। ये राज्यों की राजधानी को जिले के मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था का तथा निर्माण का दायित्व कौन करता है? तो PWD करता है। लोक निर्माण विभाग करता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। ठीक है, PWD। फिर आता है जिला मार्ग, चौथा नंबर है ना जिला मार्ग। ये क्या करते हैं? ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो जिला परिषद के पास होता है। ठीक है, चलिए अन्य सड़कों की बात करें। अन्य सड़कें, इसके अंतर्गत वही सड़कें आएंगी जो ग्रामीण क्षेत्रों या गांवों को शहर से जोड़ती हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत क्या किया गया है? इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के माध्यम से जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को, गांवों को शहरों से जोड़ती हैं, उनको ज्यादा प्रोत्साहन मिला। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है। प्रावधान क्या है इसके? विशेष प्रावधान, देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। वही सड़कें क्या होंगी? जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकेंगे। ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जिन पर साल भर वाहन चल पाए। ठीक है। एक आती है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें क्या होती भाई? उपरोक्त सड़कों के अलावा भारत सरकार प्राधिकरण, BRO जिसको बोलते हैं, नहीं, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, BRO जिसको बोलते हैं, नहीं, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, उनकी देखरेख करता है। ये संगठन कब बना था? BRO का निर्माण हुआ 1960 में। काम क्या है इसका? काम है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना। 1960 में स्थापित सीमा सड़क संगठन का मुख्य काम क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है। इससे क्या फायदा हुआ? दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच बढ़ चुकी है और ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। ठीक है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची और पक्की सड़कों में बांटा जाता है। ये तो हमने देखा था किस आधार पे इनका विभाजन हुआ? सड़कों की सक्षमता के आधार पे यहाँ पे विभाजन किया गया। दूसरा विभाजन होगा उनमें जो प्रयुक्त पदार्थ का यूज किया जाता, जिन पदार्थों का यूज किया जाता उसके आधार पर भी सड़कों को बांट सकते हैं। तो प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर जो सड़कों का विभाजन होगा वो दो प्रकार से होगा, एक कच्ची सड़क, एक पक्की सड़क। पक्की सड़कें क्या होती हैं? पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं। ये 12 मासी होती हैं। कच्ची सड़कें जो होती वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब बात करें रेल परिवहन की। भारत में रेल परिवहन वस्तु यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है। कई सारे कार्यों में सहायक, व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अलावा पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। ये बात हमको पता होनी चाहिए। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 53 में चली, मुंबई से थाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। पहली बात, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया। पहले 16 ही थे। ठीक है। रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो भू आकृति है, आर्थिक और प्रशासकीय कारक भी इसके लिए जरूरी है।
उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि सघन जनसंख्या घनत्व, उत्तरी भारत में जो उत्तरी मैदान है, यहाँ पे विस्तृत समतल भूमि देखने को मिलेगी, सघन जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलेगा, संपन्न कृषि मिलेगी, प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास और वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यप असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं तो आई हैं। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे भाई? प्रायद्वीप में। ठीक है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या, आर्थिक अवसर की कमी का रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। इनके लिए जो पहाड़ी क्षेत्र में जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर रेलवे का विकास कम क्यों हुआ, उसके भी कारण हमको पता होने चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का दलदली भाग, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री और इससे सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री और वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं हैं, जैसे भूस्खलन की समस्या, किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, ये समस्याएं तो आती हैं, फिर भी ठीक ठीक है, सुविधाजनक इनको बनाया गया है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो चुका है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, रेल संपत्ति की हानि होती, चोरी जैसी समस्याएं भी आती हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। समझ गए भाई? इनको भी याद रखने की जरूरत है, ये पेपर में आया हुआ है। ये सब नहीं जरूरत है, लेकिन ये है क्या? ये है अलग अलग गेज की रेलवे लाइनें बिछाई जाती हैं। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी लाइन चलती है, थोड़ा सा पठारी टाइप का एरिया है तो मीटर लाइन वहां पे चलती है। बड़ी लाइन जो चलती है वो मैदानी एरिया में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। पाइपलाइन की बात करें, भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों, उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता था। आज इसका प्रयोग किसमें होता है? पहले तो शहरों, उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का यूज होता था। आज के समय में कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखाना, बड़े तापविद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। आज इसका उपयोग पाइपलाइन का इसमें होता है। जैसे हमने पढ़ा था किसका, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत गैस तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। ठीक है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, शुरुआत में इसकी लागत अधिक होती है, लेकिन इसको चलाने की जो रनिंग लागत है वो न्यूनतम है। याद रखना, स्थापित करने की लागत ज़्यादा है, लेकिन चलाने की जो लागत है वो कम है। वाहन अंतरण, देरी और हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर होती हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। कौन कौन से? पहला जाल तो ये भाई, ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक जाती है पहली लाइन। ठीक है। लाइन परिवहन पहला जाता है, असम से शुरू होता है, गुवाहाटी बरौनी होते हुए इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक जा रही है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक जाती है। एक शाखा ये भी है जो हल्दिया से राजबंद, बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया पहुंच रही है। दूसरी है राजबंद से फिर मौरी ग्राम तक और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है। पहली। दूसरी क्या है? गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक जाती है। इसकी अन्य शाखा बडोदरा के निकट कोयली को चक्षु और अन्य स्थानों से जोड़ती है।
अभी एक तीसरा भी है। तीसरा क्या अभी? गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है, मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं देखिए, इसकी शाखा कहाँ तक है? राजस्थान में कोटा में है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बुबराला और अन्य स्थानों पर देखने को मिलती है ना? तो ये हमें याद होगा, याद रखना पड़ेगा। जल परिवहन की बात करें, भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे। इसके नाविकों को दूर और पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया गया। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ये भारी और स्थूलकाय वस्तुओं ढोने में अनुकूल, भारी और स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल होता है। ये परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। ये कैसा है? ऊर्जा सक्षम भी होता है, पर्यावरण अनुकूल होता है। भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग की लंबाई है 14,500 किलोमीटर और केवल 5685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। ठीक है ना? हल्दिया इलाहाबाद के बीच में कौन सा है? एक 1620 किलोमीटर है। सदिया और धुबरी के बीच में जो है 891 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग में है नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 है। कहाँ से? सादिया से धुबरी के बीच में। तीसरा है पश्चिम तटीय नहर, केरल में पश्चिम पश्चिम तटीय नहर है जो कोट्टापुरम से कोल्लम, उडगमंडलम से चंपकरा चंपक्कारा नहरें निकाली गई, 205 किलोमीटर लंबाई है। ये भी क्या है? नौगम्य ये प्रीवियस जलमार्ग। ईयर में पूछा गया है सर। हाँ, नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है। काकीनाडा पुडुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी कृष्णा नदी का भी विशेष विस्तार आपका कितने में है? 4 नंबर में है, मतलब 1078 किलोमीटर है। ठीक है, इनका क्रम याद रखना है, कौन सबसे लंबा है कौन सबसे कम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मातई नदी, मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार कितना? 588 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है 5। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितनी है? ये 5 है। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं, अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी है, जहाँ पर परिवहन हो रहा है। आंतरिक जलमार्ग है, उसमें मांडवी है, जुआरी है और कंबर जुआ, सुंदरवन, बराक केरल का पश्चिम। ठीक है, ये कुछ हैं जो अन्य से इसको अलग करते हैं। ठीक है ना? कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं। अंतर जलमार्ग मतलब क्या होता है भाई? इसमें से उसमें जाने में। ठीक है, इन सब के अलावा विदेशी पर व्यापार ये सब कहाँ पे है? पत्तनों इन सब के अलावा विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 55% व्यापार समुद्रों द्वारा की हुई होता है। प्रमुख समुद्री पत्तन की बात करें, 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तटरेखा है। 12 प्रमुख, करीब 200 मध्यम और छोटे पत्तन हैं। 95% विदेशी व्यापार यहीं से संचालित हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पत्तन पहले से पत्तन के रूप में विकसित किया गया। कांडला ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करता है। ये क्या करता है? कराची की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। कांडला पत्तन का निर्माण हुआ है, क्यों हुआ है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है कच्छ क्षेत्र में, जिससे कि विभाजन से कराची के पत्तन की कमी को पूरा किया जा सके और बंबई पत्तन के भार को कम किया जा सके। ठीक है, कांडला बंदरगाह को क्या बोलते हैं? दीन दयाल पत्तन बोला जाता है कांडला को। एक ज्वारीय पत्तन है, ये आपको पता होना चाहिए। कांडला क्या है? ज्वारीय पत्तन है और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पत्तन है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत सुचारू पोताश्रय हैं।
मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया। ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहाँ भाई? नावा सेवा। ये भी सर मुंबई में ही सर है। नावा सेवा, नावा सेवा। जी सर, उसी का नाम। ठीक है। पत्तन विकसित किया गया जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सकें। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागांव पत्तन का पत्तन देश का महत्वपूर्ण निर्यात पत्तन है, महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकलती है। कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करती है। ठीक है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। कोची पत्तन ये एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। किसके मुहाने पर है? लैगून के मुहाने पर है। ठीक है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है। तमिलनाडु में है भाई, और दक्षिण पूर्वी छोर पर भी है। ठीक है। तूतीकोरिन नाम है। ये कैसा है? एक प्राकृतिक पोताश्रय है। पृष्ठभूमि इसकी अत्यधिक समृद्ध भी है। यतः ये पत्तन हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव और भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। आंकड़ा पुराना है। विशाखापत्तनम स्थल से घिरा हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। गहरा है और सुरक्षित पत्तन भी है। प्रारंभ में ये पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित हुआ। शुरुआत में इसका विकास जब किया गया तो लौह अयस्क के निर्यातक के रूप में किया गया था। उड़ीसा में एक पारादीप पत्तन है जो विशेष रूप से लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदीय पत्तन है। अंतः स्थलीय नदीय पत्तन जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। यह आपको याद रखना होगा। ये किसके बारे में बात चल रही है? कोलकाता पत्तन के बारे में। ठीक है ना? ये हमें ध्यान रखना है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। तो कोलकाता के सहायक पत्तन के रूप में विकसित किसको किया गया है? हल्दिया को भी विकसित किया गया है। ये हमको याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना? चलो वायु परिवहन की बात करेंगे। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक, प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थान जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आज एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया। अभिगम्य का मतलब होता है आसान बना दिया है। ठीक है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। एयर इंडिया घरेलू अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर है, और ये पवन हंस क्या काम करता है भाई? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। कौन कौन? ये ओएनजीसी और पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं। ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एयर इंडिया से लाइन जुड़े देशों के नाम बताने हमको। एयर इंडिया सर, ये देश, लाइन नहीं समझे। इसका मतलब है कि ये दो संस्थाएं हैं। एक पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है और दूसरा आपका ओएनजीसी है। तो ये दोनों मिलके, ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की बात कर रहे हैं, ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं? अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य और दुर्लभ भूभागों में क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। इनका ये काम है, इन दोनों का। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। सबकी पहुंच में नहीं है, लेकिन जो
उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां पर आम आदमी तक उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। करने का कारण क्या है? उनकी भौगोलिक अवस्थिति है। मैदानी क्षेत्र में ऐसी अवस्थिति है ही नहीं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हम आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, रेलवे का बढ़िया आप देखेंगे रेलवे लाइन बिछी हुई है, हम सबके आने जाने में दिक्कत नहीं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि वो दुर्गम भी हैं, वहाँ पर आना जाना इतना आसान नहीं है, इस वजह से वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं आम आदमी के लिए। संचार सेवाओं की बात करें, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान हो चुका है। निजी दूरसंचार और जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। ये पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, ये कई बार पूछा गया पेपर में, तार आदि को संचालित करता। कार्ड तथा लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है और विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में क्या आता है, ये आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, ठीक है ना। ये सब क्या है, प्राथमिक श्रेणी वाले। द्वितीय श्रेणी में क्या आते हैं, रजिस्टर्ड पैकेट, किताब, अखबार, मैगजीन, ये सब आते हैं। ये सब क्या होते हैं, धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं और इनके लिए स्थल जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। जो द्वितीय श्रेणी के हैं उनको पहुंचाने के लिए स्थल और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, 6 डाक मार्ग जो बनाए गए हैं उसमें राजधानी मार्ग है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, ठीक है, व्यापार चैनल है, भारी चैनल है और दस्तावेज चैनल है। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। जो 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं उनके नाम हैं ये, ठीक है, इतना हमको पता रहना चाहिए। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अलावा भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं, ठीक है। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी वाली व्यवस्था की है। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। सब सूचना संचार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। ये जो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं किससे संभव हुई, सूचना संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से संभव हुआ है। इन सब का विकास किससे संभव हुआ, सूचना संचार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से। मतलब एक प्रश्न का तरीका ये भी हो सकता है, प्रश्न का एक तरीका आपके ये भी हो सकता है, जो यहाँ पे सूचनाओं का प्रसार, सूचनाओं का आदान प्रदान इतनी तीव्रता के साथ हो रहा है, ये किसके विकास पर निर्भर करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए सूचना संचार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया रेडियो है ना, विविध भारती भी आपका है, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत है। आकाशवाणी का काम है राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय भाषा में बात करता है ये। चलो ठीक है, सब लोग अपने अपने लैंग्वेज में एक। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश माध्यम है। विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित भी करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र, सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते कई प्रकार की होती हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं, बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं, इसके बाद अंग्रेजी, फिर उर्दू में आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। ये कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो, फीचर फिल्म, छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय और विदेशी
सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास होता है। क्या आप जानते हैं डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है? डिजिटल भारत, इस पे पेपर में प्रश्न भी पूछा गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आईटी, भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी बराबर आईटी, कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है, तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। मतलब आईटी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी। मतलब ये आपके एक प्रश्न का तरीका भी हो सकता है, दे सकता है वो निम्न में से आईटी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी, ये किसे संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है, किसका सांकेतिक चिन्ह हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है, किसका प्रदर्शन करता है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये डिजिटल भारत को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे। राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह होती है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई, स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक होता है। ये आप याद रख सकते हैं। इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। किसी राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसको कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बोल सकते हैं इसको हम इस तरीके से। किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखा जाता है, देखा जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। वितरण, संसाधनों की उपलब्धता जो है वो क्षेत्रीय है, असमान वितरण है। असमान वितरण होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी है। आयात और निर्यात व्यापार के घटक होते हैं। आयात निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। ये बात याद रखने की जरूरत है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन बोलेंगे। ये याद रखने की जरूरत है। अगर निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात होता है तो असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों, सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी हैं? तो रत्न है, जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, कृषि और संबंधित उत्पाद है। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम, उसका उत्पाद, रत्न, जवाहरात, आधार वस्तु, मशीन, कृषि, अन्य उत्पाद है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन क्या है? एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करता है, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। तो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने में हमारा पर्यटन उद्योग भी क्या है? अपनी भूमिका निभाता है। स्थानीय हस्तकला, सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है ये पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायता करता है। इसके फायदे क्या क्या हैं ये आपको पता रहना चाहिए। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। जो विदेशी पर्यटक हैं वो भारत में क्यों क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, ये भी हमको याद होना चाहिए। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास है तो विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे ये चर्चा करने के लिए इन्होंने बोल दिया है, ये आप पेपर में भी दिया गया है। असम में सिलचर और पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों और देरी को घटाता है? ये पाइपलाइन। वेरी गुड। कौन सा राज्य हजीरा, बीजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो एमपी सर होगा। यूपी है ही है।
एमपी यूपी है, है, गुजरात एमपी है, भी है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र। ठीक है ना? सर बोड़गांव एक दिया था उसमें। जी सर। चलो, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर है जो अंतः स्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है, पूर्ण सुरक्षित भी है? अब बताओ, ये कौन सा विशाखापत्तनम। उत्तर, इसका कौन सा होगा? लास्ट विशाखा। तूतीकोरिन सर। तूतीकोरिन होगा। अंतः स्थलीय भी है, अधिकतम गहराई वाला भी है, पूरी तरह सुरक्षित भी है। होगा। विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। परिवहन साधन कौन सा भारत परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। शाबाश। कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार। बिल्कुल। चलो, ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ पे 30 शब्द में लिखना, सड़क परिवहन के 3 गुण बताने होंगे आपको। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है, क्यों है? सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। ये सीमांत सड़कों वाला मामला एक देख लेना आप लोग, ठीक है?